ये इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उसको देख लें यारो, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और इसमें हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए और जलवायु को ठीक रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है वो जानने और समझने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें, आप स्टार्टिंग में आपको ये जानना जरूरी है कि अपने भारत में विश्व के जितने रिकॉर्डेड प्रजातियां हैं उसका 7 से 8% पाया जाता है। और भारत जो है उन 8 मेगा डाइवर्स कंट्री में है जहां पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 45,000 बर्ड्स हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है, 91,000 एनिमल्स है, 62% एम्फीबियंस यहाँ पे ऐसे हैं जो बस भारत में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा 4 हॉटस्पॉट है। और अभी जो नया रिपोर्ट आया है फॉरेस्ट सर्वे का, उसके अनुसार जो है भारत में ग्रीन कवर जो है 25% हो गया है, 21.76% फॉरेस्ट है, लगभग 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाकी जो है आपका 3.41% जो है वो ट्रीज है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे तो पूरे भारत में स्टार्टिंग से आप देखेंगे अशोक के टाइम से या उससे भी पहले जो है नेचर की पूजा जो है सदियों से की जा रही है। और जब देश आज़ाद हुआ तो अपने भारत के संविधान में आर्टिकल 21, उसके बाद आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 48 कैपिटल ए, और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A स्मॉल जी में जो है पर्यावरण को बचाने की बात कही गई है। आर्टिकल 21 जो है ये मौलिक अधिकार है जिसमें बोला गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया भी है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जो बचाव और जो क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट है ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि भारत सरकार ने क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और प्रोटोकॉल साइन किया है जैव विविधता बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ भारत के द्वारा अपना क्या इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ दोस्तों बताना चाहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 253 में ये मेंशन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी चीज़ होता है तो उसको लागू करने के लिए जो नियम कानून बनाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट हुआ और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। तो उसको लागू करने के लिए अपने यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना। उसी तरह फिर आपका 3 मार्च 1973 को जो है साइट्स करके जो है एक चीज़ का इनिशिएटिव किया गया जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना था। तो हम लोग के यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। तो वो सब कैसे होता है, आर्टिकल 253। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम देखते हैं, तीनों पिलर्स को समझते हैं, और ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम लोग थर्ड पिलर को ही समझ लेते हैं कि भारत के द्वारा जो है क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, मतलब इंटरनेशनल एफर्ट क्या क्या बनाए गए हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन से डील करना है तो आपको ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करना है। ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करना है तो जो फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब का उपयोग कम करना पड़ेगा। तो इंडिया और फ्रांस मिलकर 2015 में स्टार्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। तो ये पहले उसका बारे में जिक्र किया गया है। फिर आपका जो है न्यूयॉर्क में जो है 2019 में एक क्लाइमेट चेंज की बैठक हुई थी। वहाँ पे आपदा प्रबंधन से डील करने के लिए भारत और जो अंतर्राष्ट्रीय देश है मिलकर स्टार्ट किए, मतलब इंडिया का ये पहल रहा। और ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रीसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इनिशिएटिव जो है इंडिया के द्वारा चालू किया गया। ध्यान रहे यही क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया था। उसमें ये पॉइंट दिया गया था कि इसका फॉर्मेशन जो है, मतलब 4 स्टेटमेंट आपका दिया गया था। उसमें बोला गया था कि इसकी शुरुआत जो है 2023 G20 बैठक में हुई। तो ये स्टेटमेंट गलत था। प्लस ये यूएन का एजेंसी नहीं है, ये भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, उसके बाद 2019 में ही जो है सितंबर 2019 में आपको इंडिया और स्वीडन जो आईटी मतलब
इंडस्ट्री है, ठीक है, जो आईटी सेक्टर है, उसको मतलब होता है ना कि बहुत कम वहाँ से कार्बन एमिशन हो, ठीक है, क्योंकि आपको क्या बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे बड़ा जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो ये इंडिया स्वीडन का पहल जो है लीड आईटी, ये उसके द्वारा किया गया और 2023 में लॉन्च किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 बड़े जो टाइगर फैमिली के लोग हैं, टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, ये सबको जो है बचाने का है। और 2024 में कैबिनेट ने इसके गठन का, ठीक है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, इसके फॉर्मेशन का जो है ग्रीन सिग्नल दिया है। तो अगर पूछा कि लॉन्च कब किया गया तो 2023 में, और फाइनली इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसका गठन कब फाइनली हो गया, होता ना, एक होता शुरुआत करना और एक होता प्रॉपरली करना, तो वो हुआ आपका 2024 में। तो देख लेना है, अगर पूछेगा लॉन्च कब हुआ तो 2023 में, और ये अलायंस बना कब, इसका हेडक्वार्टर विथ नोएडा, तब आपका 2024 में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भारत जो है जैव विविधता के लिए, मतलब फ्लोरा एंड फौना को, जीव जंतु को बचाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कन्वेंशंस को साइन किया है। और इसमें दोस्तों इंडिया जो है ना, जो ये CMS आपको दिख रहा है सेकंड वाला बॉर्न कन्वेंशन, इसमें दोनों पहलू है, बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग। तो इंडिया जो है इसका नॉन बाइंडिंग वाला साइन किया है, बाकी चाहे वो CBD हो, चाहे वो साइट्स हो, ठीक है, चाहे वो IUCN हो, चाहे वो यूनेस्को, IUCN तो खैर संस्था ही है, तो ये जितने भी कन्वेंशन है वो सब जो है वो लीगली बाइंडिंग है यारो। तो इसको ध्यान में रखना है, दोनों होता है, मतलब कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में मतलब दोनों होता है। ऐसे भी कन्वेंशन है जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, ऐसे भी हैं जो नहीं होते हैं। उसी तरह प्रोटोकॉल भी ऐसा होता है जो कुछ कुछ लीगली बाइंडिंग होता है और कुछ कुछ नहीं होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि बस जो बॉर्न कन्वेंशन वाला है इसका इंडिया नॉन बाइंडिंग, इसमें 2 शेड्यूल है, पहला थ्रेटेन माइग्रेटरी स्पीसीज और दूसरा जो थ्रेटेन नहीं है, 2 इसमें शेड्यूल है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे जो अर्थ समिट हुआ था, जो मैंने आपको कहा कि नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया भी और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी को मतलब बचाने के लिए जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये हुआ, और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, कनाडा में है। और इसी के अंतर्गत में कार्टाजिना प्रोटोकॉल हुआ, इंडिया ने रेटिफाई किया 2003 से। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कार्टाजिना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो देखिए बायोटेक का मदद से जो हम लोग जानवरों में बदलाव लाते हैं ना, तो उसके चलते कोई सेफ्टी का इशू तो नहीं है ना, तो ये डील करता है कार्टाजिना प्रोटोकॉल एग्जैक्टली अगर बोलिएगा तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, LMO। और इंडिया में LMO का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही बैन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है, 2003 में इंडिया ने इसको साइन किया था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारा नीम है और कोई दूसरा कंट्री उसका उपयोग कर रहा है, तो हमको भी तो उसका फायदा मिलना चाहिए, तो वो है आपका नगोया प्रोटोकॉल। और ये डील करता है कंसेप्ट से ABS, एक्सेस बेनिफिट एंड शेयरिंग। एक और है जो कि अब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, HE टारगेट, वो 2011 से 2020 तक था, और उसी के जगह पे जो है COP15 जो कि दिसंबर 2022 में कनाडा में हुआ, और चाइना और कनाडा ने मिलकर होस्टिंग की। वहां पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको जो है लॉन्च किया गया। और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि 30% प्लैनेट को, मतलब 30% लैंड को और 30% जो है ओशियन को जो है सेव करना है 2030 तक। इसका ये सबसे बड़ा टारगेट है। ऐसे तो इसका 3-4 पिलर है, लेकिन जो मेन टारगेट है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, वो यही है दोस्तों। उसके बाद आप आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कछुआ जो है वो बेचारा ठंड से बचने के लिए 14,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके उड़ीसा में आता है, अपना अंडा देता है, ठीक है, और लोग क्या करते हैं, उसको मार के शिकार कर लेते हैं। वैसे ही साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से फ्लो करके आते, उसका शिकार हो जाता है। तो इन प्रवासी मतलब ये माइग्रेटरी स्पीसीज को बचाने के लिए एक कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया ने इसको 1983 में रेटिफाई किया था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। खास बात क्या है, इसका जो 13वां बैठक है,
ठीक है, ये हर 2 साल पे होता है। इसका जो 13वां बैठक जो है आपका, वो कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। ठीक है, और अब इसका चूंकि 40 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, यहां से क्वेश्चन जो है मतलब बनना ही बनना, बहुत इंपॉर्टेंट है यारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका देखिए, जो जानवर हैं, जो जीव जंतु जो कि इंडेंजर्ड है, तो उनके लिए जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है ना, उसको बैन करने के लिए जो मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जीव जंतु, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए आपको जो कन्वेंशन है उसको साइट्स कहते हैं, और कॉमन नाम उसका क्या है? वाशिंगटन कन्वेंशन। पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये यूएनईपी के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना, लेकिन ये वहाँ पे किया गया था, और इंडिया ने इसको रेटिफाई कब किया? 1976, और ये लीगली बाइंडिंग है यारो, लीगली बाइंडिंग है। और जो हम लोग 3 मार्च को मनाते हैं ना, 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 3 मार्च को जो है ये साइट्स 1973 में जो है साइन हुआ था, इसका बैठक हुआ था। बाकी ये लागू हुआ था 1975 में, और इंडिया इसको कब ज्वाइन किया? 1976 में। आप देखते ही हैं कि इंडिया में जो ये अलग अलग प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये सब के सब भारत सरकार जो है वो IUCN के देखरेख में करती है, ठीक है ना। और ख़ास बात क्या है, यही साइट्स के देखरेख में करती है, साइट्स और IUCN मिल के होता है ना, ये दोनों मतलब जो IUCN है ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे काम करता है, और साइट्स जो है ये कन्वेंशन जो डील करता है। तो भारत सरकार ये दोनों को, ये जो प्रोजेक्ट चलाती है जानवरों को कंजर्व करने का, यहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है। और 2022 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो अमेंड किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि साइट्स के जो भी प्रोविजन है उसको इंक्लूड किया जाए। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को संशोधन मतलब इसका क्यों किया गया? तो साइट्स को लागू करने के लिए इसका संशोधन किया गया, ठीक है यारों। और ये भी देख लीजिए, जो माइग्रेटरी स्पीसीज वाला कन्वेंशन है, चूंकि जर्मनी में हुआ था, इसका नाम बॉन कन्वेंशन है। इसका जो सचिवालय है वो भी बॉन जर्मनी में है, लेकिन साइट्स का नहीं है वाशिंगटन में। इसका जो सचिवालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और यूएनईपी देखता है ना। IUCN जो है ये बहुत पुराना संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 का। और एक और चीज़ है WWF, वो 1961 का है, को भी ध्यान में रखना है। और ये IUCN जो है एक अपना जो भी जो स्पीसीज़ हैं जिनकी संख्या कम हो रही है या जो ख़त्म हो चुकी है, उसका एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें 9 डिफरेंट कैटेगरीज है। उसको क्या बोलते हैं? रेड लिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ जो IUCN है ये साइट्स के साथ मिलके ट्रैफिक करके एक NGO का गठन किया गया है, और ट्रैफिक जो है साइट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये भी जो है जानवरों की इलीगल ट्रेडिंग को, किलिंग को रोकने के लिए ट्रैफिक। और UNDP के साथ मिलके मैंग्रोव को बचाने के लिए मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव जो है IUCN चलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यारो, ध्यान देना है ना। और साइट्स में भी जो है IUCN का मतलब IUCN के बैठक में जो है साइट्स का ये किया गया था, फिर बाद में UN ने इसको सपोर्ट भी करा है। इसके अलावा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, आप जानते हैं भारत में 43 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साथ ही साथ 18 जो है यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के लिस्ट में है। तो ये भी जो है लीगली बाइंडिंग है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, भारत ने इसको 1977 में ज्वाइन किया था, और बहुत गौरव की बात है कि 2024 में जुलाई में इसका 46 जो सेशन है, 46 जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुआ। और इसी बैठक में असम के मोइडम्स, जहाँ पे असम एहोम डायनेस्टी के जो है पूर्वजों की जो है कब्रगाह है, उसको जो है भारत का 43rd यूनेस्को विश्व विरासत सूची जो है उसको उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है ये वेलों की हत्या को प्रतिबंध करने के लिए है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन दिया भी गया है।
इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ध्यान में रखिएगा इंग्लैंड में है, क्योंकि मैक्सिमम जो पर्यावरण वाले चीज़ें हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो ऐसा लोग को लगता है जैसे कि आपका IUCN है, WWF है, ठीक है, मैक्सिमम का हेडक्वार्टर जो है वो आपको स्विट्जरलैंड में है, लेकिन जो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। ये स्टैब्लिश तो हुआ था 1946 में, लेकिन भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, 1981 में। तो इतने मतलब इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो है वो इंडिया ने साइन किए हैं, किस लिए, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए। और ये सब प्रोजेक्ट दोस्तों याद चल रहा है इंडिया में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 से, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 से और प्रोजेक्ट चीता 2022 से। अब जलवायु परिवर्तन को चेक करना है तो उसके लिए इंडिया ने वही अर्थ समिट में जो है एक कन्वेंशन बना था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल जो इसके पहले आया था वो केवल बाइंडिंग था किसके लिए, विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए नहीं। और फिर आपका जो है 2016 में स्टार्ट हुआ पेरिस क्लाइमेट चेंज, और इंडिया ने क्या, इसमें हर देश को अब बोला गया कि आप अपना टारगेट रखिए। तो इंडिया ने COP 26 में अपना नया टारगेट रखा है, जिसमें 2030 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको 50% करना है, और जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो प्रोडक्शन होता है एनर्जी का उसको 500 गीगावाट करना है। ऑलरेडी इंडिया जो है वो अप्रैल 2024 तक 42% जो है वो अचीव कर चुका है यारो। बहुत अच्छी पहल हो रही है, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, स्मॉल थर्मल से, न्यूक्लियर से। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है जितना 2005 में होता था उसके लेवल से 45% कम करना है। कार्बन स्टॉक, जब जंगल बढ़ेगा तो कार्बन स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बहुत सारा पहल कर रहा है, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो और कार्बन एमिशन मतलब कम हो, तो इसको भी बढ़ाना है। और कार्बन न्यूट्रल जो है यारो 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल होना है, 2070 तक, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे, ओजोन लेयर जो है उसमें जो छेद हुआ है ओजोन लेयर, उसके लिए एक चल रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो भारत ने इसका टारगेट जो है अचीव कर लिया है, और ये प्रोटोकॉल अभी तक का जितना भी पर्यावरण संबंधित प्रोटोकॉल है उसमें से सबसे सफलतम है, ठीक है। और फाइनली प्रदूषण को चेक करने के लिए भारत ने कुछ और भी कन्वेंशन साइन किए हैं, जैसे आपका हो गया बेसल कन्वेंशन, जिसमें प्लास्टिक कचरे को भी जोड़ा गया है। और जैसे जो विकसित देश हैं वो क्या करते थे ना, कि जो कम डेवलप कंट्री है वहाँ पे अपना कचरा एक्सपोर्ट करते थे। तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, श्रीलंका ने 2019 में शायद ऐसा कुछ कचरा वापस किया था जो यूके के वहाँ से भेजा गया था और वो हार्मफुल था। तो उसमें न्यूज़पेपर में आया था कि बेसल कन्वेंशन को फॉलो करते हुए श्रीलंका ने जो है वो यूके को कचरा वापस कर दिया, और 2019 में प्लास्टिक कचरे को जो है इसी कन्वेंशन में बैन किया गया है। और भारत सरकार ने भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल प्लास्टिक यूज़ को बैन किया हुआ है। ये बात अलग है कि इलीगल रूप से जो है ये चल रहा है, लेकिन इसको बैन किया गया है। उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसा केमिकल होता है जैसे एस्बेस्टस है, जो कि हम लोग अपना, अब तो नहीं, अभी उसका इस्तेमाल कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था, छत बनाने के लिए इस्तेमाल होता था टेम्पररी, तो वो हार्मफुल होता है। तो इसमें कंसेप्ट है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, कि अगर एक कंट्री किसी दूसरे देश को जो है वो भेज रहा है एस्बेस्टस टाइप का चीज़ जो कि केमिकली हार्मफुल है, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये रॉटरडैम कन्वेंशन है। उसके बाद जो है कि जैसे DDT हो गया, इंडोसल्फेन हो गया, जो कि छिड़काव के बाद भी बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहता है, तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसको बैन करने के लिए जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, ठीक है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करने आ सकता है, पूछ लिया कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट उसको किस में बैन किया गया है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में। जो PIC वाला है उसको रॉटरडैम कन्वेंशन में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही कि भारत जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है ओजोन की लेयर में जो छेद हो गया था 1985 में, इसको ऑब्जर्व किया गया था, और अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्किन कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर
इसी के अंतर्गत CFC, HCFC ये सब को बैन करा गया, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एटमॉस्फेयर में निकलता है और फिर क्या करता है, नाइट्रोजन से इंटरेक्शन करता है और फिर यही ओजोन लेयर जो कि हम लोग को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, इसमें होल करता है। तो ऐसे चीज़ को बैन किया गया था और इंडिया ने इसका टारगेट जो है अच्छे से अचीव किया हुआ है। और लास्ट में जो जहाज़ों से पोल्यूशन होता है उसके लिए मार्पोल है, तो भारत जो है इसका भी सिग्नेटरी है यारों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी आइडिया लगा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के लिए इंडिया जो है UNFCCC का जो है उसको रेटिफाई किया हुआ है। और पहले जो है इसका मेन काम है क्या, ग्रीन हाउस गैस जो कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसको मतलब चेक करना। तो पहले ये क्योटो प्रोटोकॉल लाया था जो 2005 में लागू हुआ था, 1997 में साइन हुआ था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2005 से 2012। इसमें जो टारगेट दिए गए थे वो केवल डेवलप कंट्रीज को दिए गए थे, अमेरिका इसको रेटिफाई ही नहीं किया था, इसलिए फेल हुआ। फिर 2012 में इसको एक्सटेंड किया गया, लेकिन फिर जो है मतलब ये फेलियर साबित हुआ। फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ 2015 में और 2016 से ये लागू हुआ। इसमें बोला गया कि जो डेवलप कंट्री हैं और जो डेवलप नेशन है सभी देशों को अपना टारगेट खुद सेट करना पड़ेगा। COP 26 जो कि ग्लासगो UK में हुआ था, भारत ने अपना नया टारगेट सेट किया। 2030 तक जो है चार टारगेट फुलफिल करना है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको 50% करना है, या फिर 500 गीगावाट। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना है 45%। जो कार्बन स्टॉक है उसको बढ़ाना है 2.5 से 3 बिलियन। और 2017 तक जो है कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना है। ध्यान रहो दोस्तों, अगर पूछा कि भारत ने कब तक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, तो वो 2047 है। जब टेस्ट में हम क्वेश्चन देते हैं तो लोग जो है 2070 कर देते हैं। और लास्ट में ऐसा कोई भी कचरा जो आप दूसरे देश में भेज रहे हैं और वो हार्मफुल है, ट्रांस बाउंड्री एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, बेसल कन्वेंशन। मैंने आपको बताया श्रीलंका इसी के अंतर्गत, जो उसके यहाँ कचरा भेजा गया था UK से उसको वापस भेजा था। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ऐसा कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एस्बेस्टस जो कि केमिकली हार्मफुल है, तो दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, रॉटरडैम कन्वेंशन। उसके बाद इंडोसल्फेन, DDT ये सब जो है काफ़ी टाइम तक छिड़काव के बाद भी पर्यावरण में रहते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हार्मफुल है, तो इनको स्टॉकहोम कन्वेंशन में बैन किया गया है। और एक चीज़ क्या कि प्लास्टिक को कचरे को क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो कौन से कन्वेंशन में जुड़ता है, तो वो सही जवाब हो जाएगा बेसल कन्वेंशन। और जहाज़ों से देखते हैं ना ऑयल स्पिल हो जाता है या कुछ वैसा पोल्यूशन होता है, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए है मार्पोल। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग और एक से बढ़कर एक वीडियो आपके पास लाएंगे और आपको जो है चीज़ों को समझाएंगे। बस आपको यही सब वीडियो को देख के रिवाइज करना है और अपने कॉपी में इसको लिखना है, ऐसे ही डायग्राम बनाना है, तब जाके बात हो जाएगी यारों।